बच्चों नमस्कार। आज कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में बहुविकल्पी क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति बताइए। अवतल दर्पण में आभासी सीधा और प्रतिबिंब तब बनेगा जब वस्तु दर्पण और फोकस के बीच में रखी होगी, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में रिलेशन क्या है? तो f इज इक्वल टू r/2, यानी ऑप्शन नंबर ये सही होगा 3। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब होता है सदैव फोकस तथा दर्पण के बीच में बनता है। इसमें ऑप्शन 1 बढ़ा लीजिएगा, ये फोकस तथा दर्पण के बीच में, फोकस तथा दर्पण के बीच में। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण कौन सा है? तो उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सही होगा बी। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने उसके निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा किंतु दूर रखने पर उसका प्रतिबिंब उल्टा बनने लगे तो दर्पण कौन सा है? तो यदि दर्पण के निकट वस्तु रखते हैं उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, लेकिन दूर रखने पर उसका प्रतिबिंब उल्टा बन जाता है तो वह दर्पण अवतल दर्पण होगा, यानी ऑप्शन नंबर सही होगा बी। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब ये अवतल दर्पण में बनता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदुवत स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात परस्पर समांतर हो जाती हैं तो यह केवल अवतल दर्पण में ही संभव है कि बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद समांतर हो जाती हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट सही। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से कितनी होगी? ये आंसर जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसमें
फार्मूला लिखेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगला क्वेश्चन है, जब एक वर्णीय प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका कौन सा अभिलाक्षणिक गुण नहीं बदलता है? तो आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। अगला क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। तो माध्यम यानी कि कांच में प्रकाश की चाल बताइए। तो n बराबर वायु में प्रकाश की चाल c बटे माध्यम में प्रकाश की चाल v होगी। तो n के स्थान पे 1.5 लिख लें और c के स्थान पे 3 × 10⁸ लिख लें और v की जगह पे v लिख दें। ये कैंसिल कर दें, 1.5 को सीधे काटें तो 2 से कट भी हो जाएगा, 1.51 ये हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक 4/3 एवं 5/3 हैं। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए। तो वायु के सापेक्ष जल यानी AnW दिया है 4/3 और वायु के सापेक्ष कांच तो Ang इज इक्वल टू 5/3 दिया है। कांच का जल के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष होगा वो पहले लिखा जाएगा, Wng निकालना है। Wng इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो Wng इज इक्वल टू Ang/Anw। तो Ang की वैल्यू कितनी आएगी? Ang की वैल्यू आएगी 5/3 और Anw की वैल्यू आएगी कितनी? 4/3। तो 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ये कैंसिल हो गया 3 तो 5/4 कि ये होगा Wng इज इक्वल टू 5/4। इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा ये C 5/4। अगला प्रश्न है, वायु की कांच और जल के अपवर्तनांक यानी वायु के सापेक्ष कांच और जल के अपवर्तनांक ये 3/2 और 4/3 हैं। तो कांच का अपवर्तनांक जल के संबंध में यानी कि Wng इज इक्वल टू, तो Ang बटे Anw, Ang की वैल्यू आप लिखेंगे 3/2, Anw की वैल्यू 4/3। इसको हल करेंगे और 9/8 आंसर आपका मिल जाएगा। इसलिए ऑप्शन सही होगा कौन सा? सेकंड, 9/8। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। लास्ट नंबर है D, Anw Wng और यहाँ पर लिखा जाएगा इंटू Gna।
इज इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ANW इंटू WNG इंटू GNA इज इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, तो इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। ये ऑप्शन नंबर सही होगा सी। अगला क्वेश्चन, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण का मान, ये ऑप्शन नंबर सही होगा सी, 90 होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से 1.5 अपवर्तनांक के एक माध्यम द्वारा अपवर्तित होता है, अपवर्तित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बताइए। तो लैम्डा m बराबर होता है लैम्डा a अपान n, यानी कि ANM। तो इसका मतलब ये होगा कि जो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी वो तरंग दैर्ध्य पहले से छोटी हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य पहले से छोटी हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर सही होगा आपका ये सी। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है? तो इसका ऑप्शन सही होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सही होगा डी, यानी कांच से जल में। कांच से वायु में जाने पर प्रकाश के किस रंग के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है? ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यानी बैंगनी रंग के लिए। अगला है, यदि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल v1, विरल माध्यम में v1 और सघन माध्यम में v2 है, तथा सघन माध्यम में क्रांतिक कोण c है, तो ये रिलेशन दिखाना है। तो ऑप्शन नंबर सही होगा यहाँ पे डी, v1 इज इक्वल टू v2 कॉसेक थीटा। इसको हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, n इज इक्वल टू 1 अपान साइन सी, साइन सी, ठीक है। और n के स्थान पे v1 अपान क्या लिख जाएगा, v2 लिख जाएगा। इसको हल करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीरा झिलमिलाता क्यों है, यानी हीरा चमकता क्यों है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि प्रकाश प्रवेश करने वाले प्रकाश का बहुलतम पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से वो चमकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो यानी कि कौन सी स्थितियों में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस में या अवतल लेंस की स्थितियों में या अवतल लेंस के सामने कोई भी वस्तु रखेंगे तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब उसका बनेगा। ये ऑप्शन नंबर आएगा सेकंड में। अगला क्वेश्चन है, एक द्विउत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों यानी दोनों तलों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर है, यानी कि कैपिटल आर हैं, और उस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक
1.5 है तो लेंस की फोकस दूरी बताइए। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखिएगा 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो R1 यहाँ पर R1 तो R हो जाएगा और R2 ये -R हो जाएगा। तो इसमें उसी फार्मूले में मान डालेंगे 1/f इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में n 1/r1 माइनस 1/r2 और n के स्थान पे 1.5 लिखेंगे और हल करेंगे तो फोकस दूरी निकल जाएगी f इज इक्वल टू r, यानी ऑप्शन नंबर सही होगा आपका सेकंड। अगला क्वेश्चन है, एक समोत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। तो यहाँ पर R1 इज इक्वल टू 15, F इज इक्वल टू 30 और n निकालना है और R2 की वैल्यू लिख देंगे अनंत, क्योंकि समोत्तल लेंस है, यानी कि समतल उत्तल लेंस है। यहाँ पर फार्मूला होगा 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। f के स्थान पे 30 लिखेंगे, R1 के स्थान पे 15 लिखेंगे, R2 के स्थान पे अनंत लिखेंगे और n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो n का जो मान निकलेगा वो आएगा 1.5। अगला क्वेश्चन है, एक उभयोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर हैं, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, लेंस की फोकस दूरी बताइए। थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है, R1 की वैल्यू तो लिखी जाएगी 20 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू लिखी जाएगी -20 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस कुछ इस तरह से बनता है। ये फोकस दूरी है जिसको हम P1 पृष्ठ मानेंगे और इसको P2 पृष्ठ मानेंगे, तो इसकी फोकस दूरी प्लस में लिखी जाएगी और इसकी फोकस दूरी माइनस में लिखी जाएगी। सॉरी, यानी P1 पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या प्लस में लिखी जाएगी और P2 पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या माइनस में लिखी जाएगी, यानी R1 का मान प्लस में और R2 की जगह स्थान पे माइनस लिखा जाएगा। अब इस पे फार्मूला लगा देंगे 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर R1 R2 और n की वैल्यू डालेंगे और इसको हल करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा ये 20 सेंटीमीटर, यानी फोकस तो निकल जाएगी 20 सेंटीमीटर। अगला है प्रश्न, कांच का अपवर्तनांक 1.5 और समोत्तल लेंस की फोकस दूरी उसकी f है, वक्रता इसके पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r है, तो फोकस दूरी का r में रिलेशन बताइए। तो R1 के स्थान पे r लिख देंगे, R2 के स्थान पे अनंत लिख देंगे और फोकस दूरी तो f हो जाएगी। फार्मूला हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। R1 माइनस 1/r2 इसमें मान डाल लेंगे और ये आपका जो वक्रता त्रिज्या निकलेगी वो r इज इक्वल टू f/2 होगी, यानी ऑप्शन सही होगा कैपिटल R इज इक्वल टू f/2, यानी कि पहला ऑप्शन।
3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के लेंस को 4/3 अपवर्तनांक वाले जल में डुबा देने पर उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक यानी लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 3/2 यानी कि 1.5 है और जल का अपवर्तनांक है 4/3 यानी इसका होगा 1.33 है। तो माध्यम का अपवर्तनांक यानी जल का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, इसलिए लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको पता है यदि लेंस को किसी ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, यानी माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी बताइए। तो क्षमता यानी कि P दिया हुआ है 2T, F निकालना है क्वेश्चन मार्क। फार्मूला बनता है P = 100/F या F = 100/P। P की वैल्यू कितनी डालें, 2 डाल देंगे, डिवाइड करेंगे तो 50 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन चला जाएगा आपका B 50 सेंटीमीटर। प्रश्न है, 2 लेंस जिनकी क्षमताएं 4D हैं और -2D हैं संपर्क में रख दिया गया है, संयुक्त फोकस दूरी बताइए। तो सबसे पहले तो संयुक्त क्षमता पता करिए। P = P1 + P2। P1 के स्थान पे 4 और P2 के स्थान पे -2, तो P = 2 निकल जाएगा। अब फार्मूला लगाइएगा, P = 100/F या F = 100/P। भाग कर देंगे इसको पे यहाँ पे, तो आंसर आपका मिल जाएगा 50 सेंटीमीटर। इस तरह से ऑप्शन ये सही हो जाएगा, फर्स्ट 50 सेंटीमीटर। तो आज का सेशन यहीं तक है और आशा करते हैं कि आपको ये जो हमने बहुविकल्पी प्रश्न हल कराए हैं वो समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।